नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। शिवसेना पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर से सुनवाई हुई है। 3 जजों के बेंच ने शिंदे की शिवसेना बनाम उद्धव की शिवसेना केस को संविधान पीठ को भेज दिया है। ये बेंच 8 सवालों के जरिए फैसला करेगी कि शिवसेना किसकी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो पार्टी सिंबल विवाद पर गुरुवार तक फैसला न लें। 5 जजों की बेंच इस मामले पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत लगाया गया है, हम अभी भी शिवसैनिक हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उधर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी आज प्रदर्शन कर रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी लगातार शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश में है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन में आदित्य ठाकरे समेत कई बड़े नेता शामिल हुए और शिंदे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की जो दलीलें हैं वो रखी गई है और इसके सामने आज का एक निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण आया है कि 5 जजेस का संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट ने बनाने का तय किया है और उसके सामने 25 तारीख को सुनवाई होगी। ये जो मामला है इसमें केवल ये महाराष्ट्र का या शिवसेना एक पार्टी के में जो हुआ है उतने तक सीमित नहीं है। इसका परिणाम पूरे देश में पूरे हमारे लोकतंत्र पर होने जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक 5 जजेस का संविधान पीठ बनाने का निर्णय किया है। 25 तारीख को फिर सुनवाई हो जाएगी और फिलहाल जो स्पीकर महोदय है विधानसभा के वो और चुनाव आयोग आज कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। Or whatever the pending, but and at the same time it was being pressed that election commission being an autonomous body its own jurisdiction, so let them decide on these points. So both things were stalled by the Honorable Supreme Court, saying that day after tomorrow the constitutional bench is there and lot of complications and lot of things which are involved, which would give way to a lot of deliberations, a lot of debate needs to take place, and after the arguments are heard by a constitutional bench, the things would come into force and the Supreme Court would be able to decide. And in the meantime, whatever the pressure was there being applied for the election commission, this thing, that there is no hurry, Honorable Chief Justice of India, he mentioned, and asked the election commission to exercise its restraint and wait for, you've been waiting, you'll have to wait for. चले तो शिवसेना को लेकर अभी भी रार खत्म नहीं हुई है और अब शिवसेना किसी की है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। संविधान पीठ जब इस मामले में सुनवाई करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मात्र 8 सवालों में यह फैसला किया जाएगा कि अब शिवसेना पर किसका अधिकार है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। इसी के साथ संजना घाड़ी जी शिवसेना प्रवक्ता उद्धव गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले संजना जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। अभी तक चुनाव आयोग ये फैसला करने वाला था कि उद्धव की शिवसेना है या शिंदे की शिवसेना, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रही है, आज ये फैसला हुआ। ये आज का जो फैसला हुआ है कहीं पे हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था। संविधान, भारतीय घटना, इसके ऊपर आगे जाके ये कायदा बनेगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी घटनाओं के लूपहोल्स है कि जिसमें बहुत अच्छी तरह से स्टडी होना और उसके बाद न्याय देना उसके लिए जरूरी है। तो ये जो घटनापीठ बनाया गया है उसके वजह से हमें विश्वास है कि शिवसेना को जिस न्याय के लिए माननीय उद्धव साहब और हम शिवसैनिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं
और इस घटना पीठ के तहत हमें वो न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, शिवसेना को तो उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और उनको ये उम्मीद है कि शिवसेना जो है वो उद्धव की फाइनल होगी। और ये कहा भी जा रहा है कि अभी पिछली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब बयान दिया कि हमने आपको सुनवाई क्या टाली, आपने सरकार बना ली। मुस्कान जी, अगर कोर्ट ने 5 जजों की बेंच बनाई है तो बिल्कुल इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जहां 5 जज बैठेंगे तो डिसीजन जो लेंगे 5 जज बैठ के वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत सूझबूझ का होगा। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आप देखिए कि जहां एक तरफा सारे विधायक चले जाए तो वो फैसला तो सामने ही दिखाई दे रहा है। ये तब होता कि अगर एक कुछ परसेंटेज जाते और दो तिहाई उनके पास होते तो फिर कुछ कहने वाली बात थी। जहां पूरी शिवसेना ही चली गई, खाली उद्धव जी कुछ अपने लोगों के साथ खड़े रह गए, तो उसमें बचता कुछ नहीं है। तो सरकार तो जो है, सरकार पे तो शायद कोई आंच आएगी नहीं। ये तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि सरकार को कोई आंच आने वाली नहीं है। सरकार पूर्ण बहुमत से है, वो बनी रहेगी। अब रही सिंबल की बात, जो शिवसेना का सिंबल है किसके पास होना चाहिए, तो वो सिंबल भी जो हमारी जो सोच है कि जो 5 जजों की जो बेंच है वो बिल्कुल एकनाथ शिंदे के पक्ष में देगी, क्योंकि एक जो विधायक जिनकी जो संख्या है वो एकनाथ शिंदे के साथ में ज्यादा है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमें बिल्कुल पूरा सुप्रीम कोर्ट पे, न्यायपालिका पे विश्वास है कि जो वहां से निर्णय होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। दो हमारे सामने एक विकल्प के तौर पर ये चीजें हमारे सामने हैं। एक और, जब शिंदे गुट कह रहा है कि हम बिल्कुल भी अयोग्य नहीं है, उन्होंने साफ कर दिया है कि जब विधायकों की संख्या ज्यादा जहां पर है तो वहीं पर पार्टी जो है वो बन जाती है, सिंबल वहां का होना चाहिए, इसलिए उन्होंने दावा किया है। दूसरी ओर शिवसेना कह रही है कि उद्धव गुट कह रहा है कि जब आपने सारे विधायक वहां चले गए हैं तो उसके बाद उनकी विधायकी जो है वो रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि शिवसेना तो छोड़ दी है उन्होंने। तो यहाँ पर ये जो दो सिचुएशन बन रही है, इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? मुस्कान जी, मैं कहूँगा कि ये बड़ा गंभीर विषय है, जिसको कि बड़ा ध्यान से सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा मॉनिटरिंग किया है। लास्ट टाइम इन्होंने इनकी सुनवाई करी थी। सुनवाई करने के बाद सुनवाई को थोड़े समय के लिए टाल दिया और देखा कि शिंदे ग्रुप ने अपनी सरकार बना ली, जिसका कि अभी टिप्पणी में भी कहा गया है कि हमने आपकी सुनवाई क्या टाली, आपने अपनी सरकार बना डाली। तो ये जो विषय सुप्रीम कोर्ट 5 बेंच के जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया है, ये पूरे देश की राजनीति से संबंधित विषय है और इसको बड़ा गंभीरता से लिया जा रहा है। देखिए, ये डिफेक्शन जो ग्रुप के सदस्य एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं और दूसरा दल अपनी सरकार बना लेता है। आज भारत की राजनीति में सभी लोग जा रहे हैं और जिसको जो मौका मिल रहा है वो उस हिसाब से अपने राजनीतिक दल में उसका उचित अनुचित लाभ उठा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस CJI रमन्ना ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इसको हम 5 बेंच के जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडर लिए जाते हैं, तो उसके लिए मिनिमम 5 जजेस की उपस्थिति अनिवार्य है। तो आज जो थे 3 जजेस की बेंच ने इसको सुना चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में और इन्होंने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। तो 25 तारीख को 2 दिन के बाद इसको सुनवाई होगी और पानी का पानी निकल सेना का असली वारिस कौन है और इसका सिंबल किसको मिलना चाहिए, उद्धव ठाकरे को मिलता है या शिंदे को मिलता है, क्या सदस्यों की सदस्यता रद्द की जाएगी दल बदलने पर और क्या सदस्य वो सत्ता में रह पाए। तो 2 दिन का हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद स्पष्ट रूप से सामने आए। ठीक है, संजना जी, क्या उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि आपका ये जो दावा है उसमें पूरे तरीके से उद्धव गुट की उम्मीद है कि सिंबल उसे मिलेगा, लेकिन अगर सिंबल मिलता है तो सत्ता एक बार फिर से गिर जाएगी, और दूसरी ओर शिंदे गुट का साफ कहना है कि पार्टी उनकी है, सिंबल उनका है। उम्मीद क्या लगाई जा रही है आपकी ओर से? हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनकी सत्ता केंद्र में है, तो एक जगह पे विधिमंडल का मतलब विधानसभा, विधान परिषद रहे, राज्यसभा, लोकसभा, वहां पे चुने हुए लोग रहे और किसी भी पक्ष की कार्यकारिणी रहे, उनकी घटना रहती है, उनके इलेक्शंस होते हैं, वहां पे उनके चुनाव किए जाते हैं कि पार्टी अध्यक्ष कौन रहेगा, पार्टी प्रमुख और कौन रहेगा, उनके
कार्यकारिणी कौन रहेगी। तो ये दोनों चीज कहीं पे अलग है। जो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कायदे विशेषज्ञ भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो स्प्लिट कायदे के तहत अगर कोई गुट जो 2/3 के इसमें निकलता है तो उनको किसी और पार्टी में विलीन होना पड़ता है। यहाँ पे ये जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम ही कहीं पे गलत है कि शिवसेना हमारी है। कोई नियुक्त लोक नियुक्त गठ उठ के अगर साइड में हो जाए और वो पार्टी पे क्लेम करे तो मूल जो पार्टी बनाई गई है उसकी कोई घटना है उसको कहीं पे छेद दिया जा रहा है। तो ये हो नहीं सकता। इसके ऊपर हमें पूरा विश्वास है। जब इसके ऊपर घटना पीठ हमारा काम करेगा तो डेफिनेटली इसमें हमें न्याय मिलेगा। रही पार्टी के चिन्ह की बात, पार्टी किसकी है वो क्लेम करने की बात, तो अभी हम देख रहे हैं कि शिंदे गुट एक जगह पे इलेक्शन के पास कमीशन के पास जाने की उन्होंने बहुत ज्यादा जल्दी की हुई थी कहीं पे। तो हम लोगों ने कोर्ट को अपील की थी कि वो निर्णय कोर्ट की तरफ से हो। तो गुरुवार तक उनकी इलेक्शन कमीशन उसके बारे में कोई निर्णय ना दे ऐसा उन्हें भी कहा गया है। तो घटनापीठ जैसे ही गठित होता है तो उसके साथ इसके ऊपर भी कोई निर्णय लेंगे क्या, इसके ऊपर हमारा ध्यान जरूर बना रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए ये है कि जो 16 एमएलए है जिनके ऊपर हमने अपात्रता के लिए नोटिस दी हुई थी उपाध्यक्ष जी ने, तो उसके बाद जो बहुमत चाचनी राज्यपाल जी ने की हुई है तो 163 के तहत वो चाचनी कहीं पे सही है क्या। अगर यही पत्ता कहीं निकल जाए और ये गलत हो जाए तो पूरा ये सरकार बनाना इस तरह से कार्य सब चीजें नीचे आ जाएगी। अगर यही कहीं पे गैर कानूनी हो गया तो हमें बहुत ध्यान से ये चीज के ऊपर देख रहे हैं और हमें विश्वास है कहीं पे कि इसमें जरूर हमें न्याय मिलेगा। ठीक है कैप्टन साहब। मुस्कान जी, आपने देखा होगा पहले भी इस तरह के निर्णय आए हैं। जो एलजेपी जो रामविलास पासवान जी की पार्टी थी उनका भी आपस में विवाद हुआ था, मगर वहां भी संख्या बल के हिसाब से पार्टी को जो है ना संबल सौंपा गया था कि मुख्य पार्टी किसकी हो। तो यहाँ भी संख्या बल का ही खेल है। पार्टी कभी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। पार्टी एक सिंबल होता है जिसमें सबको मिलकर होती है। उसमें से अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, वो पद दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर उद्धव कहना चाहे कि पार्टी हमारी कोई मलकियत है तो पार्टी किसी की मलकियत नहीं होती है। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड चीज नहीं है कि हमारी वसीयत बन के रहेगी। पार्टी सभी में मिलके पार्टी के कार्यकर्ताओं से चलती है। आज भारतीय जनता पार्टी कहना चाहे कि किसी एक की मलकियत नहीं है। 118 करोड़ कार्यकर्ता है इसके अंदर, सबको मिलके पार्टी बनती है। तो जहां संगठन होता है वही पार्टी का सिंबल होता है। तो उद्धव ठाकरे के कहना ये गलत है कि पार्टी उनकी है, पार्टी कार्यकर्ताओं की होती है और कार्यकर्ता आज उनके साथ में नहीं है। आज कार्यकर्ता उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। तो जहां कार्यकर्ता रहेंगे वही पार्टी का सिंबल बन जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं को तो वो अयोग्य बता रहे हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर फैसला करना है अभी। नहीं मुस्कान, ये तो उनका कहना है ना, ये तो उनका कहना है। वो क्या है कि ठीक है वो अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं। आप देखेंगे आदित्य साहब की सभा जिस तरह से हो रही है, अभी उद्धव साहब बाहर निकल रहे हैं। मैं खुद महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे सभा ले रही हूँ। बहुत पूरी ताकत के साथ और पूरी निष्ठा के साथ शिवसैनिक साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए कोई प्रतिनिधि चुन के आता है तो वो ये शिवसैनिक कार्यकर्ता पक्ष की विचार प्रणाली इसके ऊपर चुन के आता है। और ये चुने हुए कुछ सदस्य है जो अब 40-50 है, 12 खासदार है, ये अगर चले जा रहे हैं और कुछ प्रतिनिधि चले जा रहे हैं लोग अपने कुछ स्वार्थ के लिए, तो इसका मतलब कोई पार्टी खत्म नहीं हो रही है सर। और ये तो बहुत क्लियर मुद्दा है शिवसेना के लिए। हमारी पार्टी कहीं पे भी उसके अंदर स्प्लिट नहीं है। ये जीते हुए जो लोग थे, एमएलए रहे, एमपीज रहे, अपने स्वार्थ के लिए, ईडी से बचने के लिए कहिए, सीबीआई से बचने के लिए कहिए, उनके ऊपर तो 2-2 एमपीज के ऊपर कुछ रेप केसेस है तो उनसे छूटने के लिए ये सब लोग वहां पे गए हुए हैं। ये क्लियर कट महाराष्ट्र देख रहा है और मेरे ख्याल से न्यायालय और न्याय देने वाले हमारे जजेस भी इस चीज को देख रहे होंगे। तो इसके ऊपर न्याय हमें जरूर मिलेगा। ठीक है कैप्टन साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं शर्मा जी के पास जाऊंगी। हाँ जी,
जब हम चुनाव में गए थे, आम जनता से जनता का आशीर्वाद लेने गए थे, तो हम हिंदुत्व का एजेंडा लेके गए थे, हिंदुत्व के नाम से वोट मांगने गए। मगर बाद में निस्वार्थ की जो अभी मैडम कह रही थी, तो उनके उद्धव ठाकरे के अंदर निस्वार्थ ऐसा जगह कि उनके पास 55 और हमारे पास 100 से ऊपर, मगर हमें बोले सीएम की पद चाहिए, जबकि चुनाव से पहले हो चुका था कि हमारे मुख्यमंत्री होंगे तो जेब फंड भी सही होंगे। इस तरह की बातचीत हो चुकी थी और हिंदुत्व के नाम से वोट लेके आए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि बाला साहब ठाकरे जो कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी को मैं कभी चिमटी से नहीं छूऊंगा, जिस दिन कांग्रेस पार्टी का मुझे साथ लेना पड़ा उस दिन मैं बंद कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए शिवसेना। और उन्हीं के पुत्र ने आके उसी कांग्रेस से हाथ मिलाया और हिंदुत्व को नकारा और विधर्मियों के साथ हाथ मिला के जिस तरह से हिंदुत्व का और हिंदुओं से लिया हुआ वोट का जो अपमान किया, उसकी सजा इनको महाराष्ट्र ने दे दी है। और अगले चुनाव होंगे तो उसमें महाराष्ट्र की जनता इनको इस तरह से नकार देगी कि कोई जो है ना ठाकरे परिवार भी कभी महाराष्ट्र में हुआ करता है। ठीक है संजना जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, उससे आ रही हूँ संजना जी। उससे पहले मैं आशुतोष जी के पास एक बार उनका छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी। मैं आऊंगी आपके पास संजना जी। आशुतोष शर्मा जी, इस समय अगर स्थिति की बात करें महाराष्ट्र में, तो जिस तरीके से पहले 2 स्थितियां थी, अब अगर सुप्रीम कोर्ट जो इसमें 8 सवालों के जरिए फैसला होगा, उसमें अगर दोनों फैसलों की बात करें, अगर फैसला शिंदे के समर्थन में जाता है, एकनाथ शिंदे के समर्थन में, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? और अगर फैसला उद्धव ठाकरे के समर्थन में जाता है, तो आने वाले समय में सरकार का क्या होगा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि उद्धव ठाकरे ऐसे में क्या करेंगे अगर शिंदे के पक्ष में फैसला आता है। इसका जो है एक लास्ट ऑल्टरनेट होता है क्यूरेटिव पिटीशन। इसको पुनर्विचार याचिका पे डाला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट पे इस पे पुनर्विचार कर सकती है। पुनर्विचार करने के बाद जो भी निर्णय आएगा वो सभी को मान्य होगा। अभी तक जैसा कि हम और आप सुनते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं वो शिवसेना के बारे में बातचीत कर रही है। भारतीय राजनीति में होता रहा है हाउस ट्रेडिंग, जिसको कहते हैं खरीद फरोख्त की राजनीति, वो चलती आ रही है। सदस्य एक दल से दूसरे दल में अदलते बदलते आ रहे हैं। इस समय में कुछ लोग जो शिवसेना की जो आइडियोलॉजी थी, जो बाल ठाकरे जी जिस आइडियोलॉजी से शिवसेना की स्थापना की गई थी, उसके साथ कहीं ना कहीं शिवसेना के नेतृत्व में समझौता किया गया। उद्धव ठाकरे उस आइडियोलॉजी पे ना चल करके उन्होंने कांग्रेस का साथ लिया, जो कि बाल ठाकरे जी की आइडियोलॉजी से हट करके था, और उससे आहत होकर के शिवसेना के जो सदस्य थे उन्होंने शिंदे ग्रुप को चुनना पसंद किया, जैसा कि हम आज की तारीख में देख रहे हैं। और 2 दिन की बात है कि कल का दिन बीच में बुधवार को थर्सडे को 5 जजेस बेंच सुनवाई कर रही है और दूध का दूध पानी का पानी होकर सामने आ जाएगा। और हमारे पास जो विकल्प थे, एक क्यूरेटिव पिटीशन और लगाई जा सकती है जिसमें पुनर्विचार याचिका कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। उस पर ये जो है चैम्बर्स में बैठ करके इस पर मीटिंग और इस पर पुनर्विचार किया जाता है और जो निर्णय आएगा वो सभी को मान्य होगा। हम सब लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हम सबको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मानना चाहिए, तो स्वागत करते हैं। लेकिन अगर फैसला उद्धव के समर्थन में आए शर्मा जी, तो उसके बाद सरकार क्या वापस से गिर जाएगी? अगर विधायकों की जो अयोग्यता पर फैसला होना है, अगर विधायकों को अयोग्य करार दिया गया, तो उसके बाद क्या होगा? क्या एक बार फिर से चुनाव होंगे? फिर से चुनाव होने की संभावना जी। ठीक है, चलिए, फिर से चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। संजना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? फैसला इधर आ रहा है या उधर आ रहा है, आने वाले समय जो 25 तारीख को जो निर्णय आएगा वो बड़ा क्रूशियल होगा, बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। उससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा और बड़ा हड़कंप मच जाएगी महाराष्ट्र की राजनीति। ठीक है शर्मा साहब। संजना जी, मेरे अभी सरकारी बीजेपी के प्रवक्ता जी, इन्होंने जब ये कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ के कांग्रेस के साथ, राष्ट्रवादी के साथ शिवसेना चली गई, तब हमारे ये बीजेपी के जो प्रवक्ता ये बहुत इजी तरीके से भूल जाते हैं कि पहल इन्होंने की थी, फडणवीस जी ने राष्ट्रवादी के अजीत दादा पवार जी को साथ लेके एक सरकार बनाने की। सुबह 4 बजे राज्यपाल जी उठे और 5 बजे सरकार की शपथ ली गई, और हालांकि वो सरकार 80 घंटा भी नहीं रह पाई, वो एक अलग बात है। तो उस वक्त इनका हिंदुत्व कहा जाता है।
जब कश्मीर में आप देख रहे हैं पीडीपी जैसे, जहाँ पे जिनके प्रमुख को वंदे मातरम बोलना पसंद नहीं है, राष्ट्रगीत वहाँ पे नहीं बोला जाता, ऐसे नेता उनकी पार्टी के साथ गठन करके सरकार बनाई जाती है, तब इनका हिंदुत्व कहा चला जाता है। और जिस तरह से ये हिंदुत्व की बात करी, इनका हिंदुत्व मतलब क्या है? जो कोविड में उद्धव साहब ने लोगों की सेवा की, तब हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया, सबको साथ लेके उनकी सेवा की गई, क्या वो हिंदुत्व नहीं है? जो उद्धव साहब कहते हैं कि हृदय में राम और लोगों के हाथों को काम, युवाओं के हाथों को काम, क्या वो एक हिंदुत्व की परिभाषा नहीं है? क्या यहाँ पे हिंदू मुस्लिम झगड़े लगवाने चाहिए थे, बुरखा बोंगा इस चीज पे बहुत बड़े इशू होने चाहिए थे, तब हिंदुत्व रहता था? तो ये हिंदुत्व का मुद्दा एक खोखला, ढकोसला और दिखावा है, जिसके पीछे ये 50 एमएलए छुप रहे हैं। अगर आप देखेंगे उसमें 16-17 लोगों के ऊपर ईडी के केसेस, जो कि अभी क्लीन चिट उन्हें मिल रही है। संजय राठौड़ जी रहे, राहुल केवाले जी रहे, जिनके ऊपर महिलाओं की प्रताड़ना किए हुए केसेस थे, उसके ऊपर उनको क्लीन चिट मिल रही। भावना गवली जी है, जिनके ऊपर कई 110 करोड़ का ये इल्जाम लगाया गया था, ईडी की तरफ से तहकीकात हो रही है। जैसे ही वो शिंदेगढ़ के साथ चले जाते हैं, जिससे कहीं बीजेपी की सरकार बनती है, तो उनको क्लीन चिट मिल जाती है और 1 कोटी के मामले के लिए संजय राउत जी को जेल भेजा जाता है। अभी आप देख रहे हैं आपके सिसोदिया जी, ये जो हो रहा है इसको कुछ कहीं पे बड़ी पैमाने में देखना बहुत जरूरी है। केंद्रीय ठीक है, इसको बड़े पैमाने पर देख लेंगे संजना जी, लेकिन कैप्टन साहब ने जो पूछा वाजिब सवाल तो वो भी है संजना जी। ठीक है, आपने आपकी बातें सराखों पर आपने जो कहा वो उसका जवाब मैं लूंगी कैप्टन साहब से, लेकिन उनका सवाल जो है उसका जवाब भी तो वाजिब है, ये बात सोचना भी तो वाजिब है। जब खुद बाला साहेब ठाकरे कहते थे वो कांग्रेस को एक आंख नहीं भाते थे, तो ऐसा क्या हुआ, सत्ता का इतना मोह कि आपने कांग्रेस के साथ ऐसा बेमिल गठबंधन कर लिया, बीजेपी का ये कहना है। देखिए, उस वक्त जिस तरह से हालात बने थे, महाराष्ट्र का नेतृत्व सही हाथों में जाना जरूरी था, और जिस तरह से अमित शाह जी ने, फडणवीस जी ने अपना जो दिया हुआ वचन है उसको तोड़ा था उस वक्त। और हमारे जो एमएलए थे, यही एकनाथ शिंदे जी थे, जिन्होंने बीजेपी के 2019 के लास्ट इलेक्शन के पहले अपना राजीनामा भरे सभा में उद्धव जी के पास दिया था और कहा था, सर हम कोई भी एमएलए बीजेपी के साथ काम नहीं कर सकते, हमें बीजेपी के साथ यूपी में नहीं रहना है। और अपना एक समूह, अपने लोग जब ये कह रहे हैं तो उनको सुनना और उनके साथ चर्चा विमर्श करने के बाद ही महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई गई थी। 2.5 साल इन्होंने अच्छी तरह से निधियों का यूटिलाइजेशन किया, पैसों का पूरा यूज किया, सत्ता का पूरा उपभोग लिया, और उसके बाद जब उनको दिखाई पड़ा कि उद्धव साहब कहीं पे बीमार है, और तब हमारे महत्वाकांक्षी एकनाथ शिंदे जी की महत्वाकांक्षा इस तरह से बैठ गई कि उन्होंने कहीं पे ये अलग सरकार बनाने के लिए ये मुद्दे निकाले गए, जो खोखले और ढकोसले मुद्दे हैं, ठीक है, और जिसका यूज करके इस तरह से उन्होंने शिवसेना और शिव सैनिकों के साथ गद्दारी करके ये सरकार की कोशिश की है। ठीक है कैप्टन साहब, अब देखिए संजना जी ने आपके सवाल का जवाब दिया, उस पर भी अपनी संतुष्टि आपको है या नहीं वो बताइएगा। साथ साथ हिंदुत्व को लेकर वो पूछ रही है आपसे कि एक और आप महाराष्ट्र में हिंदुत्व की बात करते हैं और दूसरी ओर आप जम्मू कश्मीर में पीडीपी जैसी पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बना लेते हैं। बिल्कुल, मैं मुस्कान जी उसका भी जवाब दूंगा। पहले ये इनको बताना चाहूंगा कि जिन्होंने कहा महाराष्ट्र में बहुत अच्छी सरकार चल रही थी, बिल्कुल सरकार इनकी इतनी अच्छी चल रही थी कि वहां 3 साधुओं की पीट के हत्या कर दी जाती है और मुलजिम खुलेआम घूमते रहते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। और इनके यहाँ 100 करोड़ की वसूली हो रही थी, इनका गृह मंत्री करवा रहा था, उस पर उद्धव ठाकरे मुंह बंद करके बैठे रहते हैं, कुछ जवाब नहीं निकलता। वो तो जब जांच एजेंसियां उनको दायरे में लेती है तो वो जेल में जाते हैं, आज भी जेल में पड़े हैं। इनका पुलिस कमिश्नर जो वसूली में पूरा रोल निभा रहा था, वो आज जेल में है। दूसरा भी इनका जेल के रास्ते पे है। इनके दूसरे एक नवाब मलिक, जिनके सीधे तार कहां से जुड़ते थे, दुबई से, जो बड़े डॉन हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में जिन्होंने बम ब्लास्ट कराए हैं, उसके साथ जुड़े थे, वो इनके यहाँ मंत्री थे। तो ऐसी तो इनकी यहाँ सरकार चल रही थी। इन्हीं की सरकार में एक जो है ना मर्डर हुआ, जिसका सिर्फ अनूपुर शर्मा का उसने समर्थन किया था, और उसका जो है ना कत्ल हो जाता है। 12 दिन तक उसकी FIR नहीं होती है। वो तो एक सांसद, वहां की क्षेत्रीय सांसद
उन्होंने मुद्दा उठाया और उसी टाइम की सरकार गिर गई, वो मुलजिम पकड़े गए, आज जेल में है। तो ये चल रही थी इनकी सरकार, ये बात कर रहे हैं आर्यन सरकार संजना जी बहुत आपके अच्छी। पास। जी तो कैप्टन ये साहब। है, और हम एक बात हिंदुत्व की बात कहें, हम बिल्कुल अपने हिंदुत्व के एजेंडे पे हैं, हम कभी नहीं हटे हिंदुत्व पे। मगर मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं इसको चिमटी से नहीं छूऊंगा, इसके साथ जाने से मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, ये हमारे वक्तव्य कभी नहीं थे। हमने अगर महबूबा मुफ्ती से अगर किया था तो शर्तों के हिसाब से किया था, जब तक हमारी उन्होंने शर्तें मानी हम साथ रहे। जिस दिन हमारी शर्तें नहीं मानी उन्होंने, हमारे एजेंडे से वो हट गई, जहां वो देश विरोधियों ताकतों का साथ देने लगी, मैंने अपना उनका साथ छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने से हमें वहां से वो पॉलिसियां मिली जो हमने जम्मू कश्मीर में करके दिखाया है, वो 70 साल में कोई सरकारें कर नहीं पाई। संजना जी। कर क्या सकते हैं, सब आरोपी, सब गुनेगार जो है ना, बीजेपी छोड़ के सभी पार्टियों में है। सभी पार्टियों में बीजेपी इतना दूध की धुली बन गई है कि उनके ही लोग, उनके ही राव साहब दानवे जी है महाराष्ट्र में, हर्षवर्धन पाटिल जी है जो राष्ट्रवादी से उनके यहाँ पे गए कांग्रेस से, ये खुद कहते हैं कि अभी हम लोग जब से बीजेपी के वॉशिंग मशीन में डल गए हैं तब से हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रात को शांति से सो पाते हैं क्योंकि हमारे दरवाजे पे ईडी सीबीआई कभी आएगा नहीं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, कृपाशंकर सिंह जी कांग्रेस से गई, उनकी इंक्वायरी इन्होंने लगाई थी, उसको क्लीन चिट मिल गई। नारायण राणे जी रहे जिनके पीछे किरीट सोमैया रहे लगे थे, इनको क्लीन चिट मिल गई। देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पे 1700 करोड़ का घोटाला है, उसका क्लीन चिट। पंकजा मुंडे जी के ऊपर सिक्के का घोटाला है, गिरीश महाजन के ऊपर दाल का घोटाला है। ये कितने सारे घोटाले हैं जिसके ऊपर बाद में कभी अपने वन मंत्री जो थे तभी से सुधीर मुनगंटीवार, उनके ऊपर भी वृक्ष लागवड़ के इसमें घोटाले में बहुत बड़ा उनका नाम था। ये सब घोटाले सबको अपने आप क्लीन चिट मिल जाती है। हार्दिक पटेल जी जैसे ही बीजेपी में प्रवेश किए, उनके 20 राइट्स के केस से वो सब क्लीन हो गए। अजीत दादा ने 80 गट्टों का सरकार बनाया, 70,000 का सिंचन घोटाले का केसेस बंद हो गया और अभी कहीं पे उनके साथ नहीं मिल रही है तो अभी फिर से वो चीज उभर के आ रही। क्या है ये लोकशाही का दमन नहीं है? ये केंद्र एजेंसियों का इस तरह से दुरुपयोग ये किसी ने नहीं किया था। हम तो कहते कायदे के सामने हम बराबर आप बराबर, जो निर्णय हो सबके लिए आए। कभी किसी बीजेपी शासित राज्य में भी जाए, कभी वहां पे भी जाके देखे क्या घोटाले हो रहे हैं, तो उनको वहां पे देखना ही नहीं है। ईडी को सिर्फ जहाँ पे बीजेपी का राज्य नहीं वहां पे काम को लगाया गया है। ये सारी चीजें कहीं पे हिटलरशाही के ऊपर अपना निशाना लगा रही है। भारतीय जनताओं ने, भारतीय कायदे के रक्षकों ने कहीं पे यहाँ पे खुद को नींद से जगाना जरूरी है और किसके ऊपर। और इसीलिए मेरे ख्याल से ये जो आज घटनापीठ हुआ है इसका फिर से मैं कहती हूँ संजना जी, सेना हम लोग उस चीज की स्वागत करते हैं कि कहीं पे सही न्याय मिलेगा, इसके ऊपर हमें विश्वास बैठ गया है। ठीक है कैप्टन साहब, आ रही हूँ आपके पास। उससे पहले आशुतोष शर्मा जी से उनसे मैं एक कमेंट उनका लेना चाहूंगी। शर्मा साहब, इस समय आपने सुना दोनों प्रवक्ताओं की बातें, अभी भी मनमुटाव की स्थिति वही है कि आखिर उस समय आपने ये क्यों नहीं किया, उस समय वो क्यों नहीं किया। लेकिन अगर एक बात है, जब गठबंधन में चुनाव लड़े बीजेपी ने और शिवसेना ने, उस समय में जो जनता ने जो अपना मैंडेट दिया वो शिवसेना और बीजेपी को दिया गया था। अब उसके बाद सत्ता के लोभ में जो भी बेमेल जोड़ गठबंधन हुआ, तमाम चीजें हुई जिस तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन अगर उस समय बीजेपी और शिवसेना के बीच आपसी समन्वय सही होता तो शायद इस तरीके की समस्याएं ना आती। इस बार आपने मुस्कान जी बिल्कुल ठीक कहा, बीजेपी और शिवसेना का समन्वय ठीक चलता रहता, सरकार ठीक चलती रहती, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में आपसी मनमुटाव हुआ, आपसी भेदभाव बढ़ते गए, जिससे कि दोनों गुट अपने में स्प्लिट हो गए। और स्प्लिट होने के बाद शिंदे जो थे यहाँ से डिफेक्ट करके, जो कि शिवसेना के बड़े प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे, उद्धव ठाकरे के बड़े नजदीकी जाने जाते थे, उन्होंने शिवसेना छोड़ करके अलग अपना ग्रुप बनाने का निर्णय, उन्होंने कहा पार्टी को नहीं छोड़ रहा हूँ लेकिन अपना अलग ग्रुप बना रहा हूँ। देखिए, अगर एक व्यक्ति अकेला निकलता है, मैं कोई पार्टी छोड़ के निकला कोई बात नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ इतने लोग क्यों पीछे पीछे सारे के सारे आ गए? आप इस पे भी विचार कीजिए, 1 सदस्य, 2 सदस्य, 10, 15, 20 सारे के सारे सदस्य क्यों इधर उधर आ गए? कोई ना कोई तो बात होगी कहीं ना कहीं पार्टी में, कहीं करना पाए। पार्टी के नेतृत्व से लोग सदस्य संतुष्ट नहीं थे, जिससे उन्होंने शिंदे ग्रुप को साथ देना पसंद करा और शिंदे ग्रुप अपनी बहुमत दिखा करके फ्लोर टेस्ट कराने के बाद सरकार बनाने में सफल हुए
बाकी अब सिंबल की बात है और जो इम्पोर्टेंट उचित निर्णय है 2 दिन के बाद 25 तारीख को 5 बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पे लेकिन आशुतोष शर्मा जी, यहाँ पर सवाल तो एक और उठता है ना, जिस तरीके से अभी संजना जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि एकनाथ शिंदे ने उस समय ही उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हम बीजेपी के साथ नहीं काम कर सकते हैं, तो उस समय में ऐसी स्थिति क्यों हुई, और अब जब इस तमाम चीजें 2.5 साल की सरकार चल चुकी है उसके बाद ये चीजें क्यों हो रही है? मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, सवाल का जवाब फौरन लूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष शर्मा जी, सवाल मेरा वही आपसे कि उस समय जब एकनाथ शिंदे ने चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को, तो ऐसा क्या हुआ, इतने 2.5 साल में ऐसा कौन सा वो तख्ता पलट हुआ समय का जो आप वो बीजेपी के पास चले गए? देखिए, कहीं ना कहीं पार्टी के नेतृत्व से एकनाथ शिंदे संतुष्ट नहीं थे, और जैसा मैंने कहा कि भारतीय राजनीति में श्याम दंड भेद तीनों ही चीजें अपनाई जाती हैं, उसी का उन्होंने उपयोग करके अलग जाकर के अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय से अपनी सरकार बनाना चुना। और राजनीति में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस श्याम दंड भेद नीति को अपना करके उन्होंने अपने डिफेक्शन किया, डिफेक्शन करके अपनी सरकार बनाई। हर व्यक्ति अपनी अपनी सफाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने पार्टी के बारे में कह रहे हैं, शिवसेना के प्रवक्ता शिवसेना की बात कर रही है, लेकिन सच्चाई देखिए, कौन कब सरकार बनाता है अलग, जब नेतृत्व में हर व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई आकांक्षा है। जब पार्टी पॉलिटिक्स में आते हैं, कोई जनता की सेवा करने के लिए आ रहा है, ऐसा मैं नहीं समझता। सब अपना अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। और एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के नेतृत्व में काफी नीचे दबा चला आ रहा था, उसने भी सोचा होगा किसी दिन मैं भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन के देखूं, और आज इसको एक राइट अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसने अपनी सरकार बनाना का निर्णय लिया और सरकार बनाने में वो सफल हुआ। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, ये जो महत्वाकांक्षा का जिक्र आपने किया है, ये वाकई बहुत वाजिब सी बात है कि महत्वाकांक्षा ही वो यहाँ पर चीज थी जिसने इतने लंबे समय से दोस्ती चली उसको दुर्विरोधी बना दिया आपस में। कैप्टन साहब, आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ मुस्कान जी, आवाज नहीं आ रही जी। कैप्टन साहब, आपकी आवाज आर्मी में थे हमारी, आवाज आ रही है? जी कैप्टन साहब, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ मुस्कान जी, जब मैं सेना में था उस टाइम मैं काफी समय तक महाराष्ट्र में रहा भी हूँ, और मैंने उस टाइम बाला साहब के जो आदर्श थे उनको देखा भी था। तो बाला साहब को सत्ता की कभी लालसा नहीं रही, वो एक किंग मेकर हुआ करते थे। तो जैसे ही बाला साहब गए और उनके सुपुत्र और पुत्र है, वो तो बिल्कुल सत्ता में लिप्त हो गए, और इस तरह से बंबई को चलाने लगे कि जैसे बंबई के राजकुमार यही है। आपने देखा होटल में दिशा सैलियान का जो मर्डर हुआ उसकी FIR तक नहीं होने थी, उसमें इन्वॉल्व कौन कौन थे वो अभी तक नहीं होने दिया था इन्होंने, मगर अब होगा। फिर दूसरे सुशांत राजपूत की जो हत्या हुई उसकी तो इन्होंने बिल्कुल जो है ना काफी कोशिश करने के बाद भी FIR नहीं होने दी। उसमें बिहार सरकार आगे निकल के आई, बिहार सरकार के अधिकारी वहां जांच करने के लिए पहुंचे तो उनको क्वारंटाइन कर दिया उद्धव ठाकरे। आप सुने मैडम, सुने अफवाहें करते जाएंगे, तो आप गोबेल्स नीति का पूरे अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं, ये पूरा भारत देख रहा है। उसकी FIR तक नहीं होने दी। एक मीडिया जो है ना आठ भारत है, वो इसके ऊपर जो है ना अपना विशेष प्रकाशन कर रहा था, तो उसको भी इन्होंने गिरफ्तार करा के जेल में डरा दिया। तो ये इनकी कार्यशैली थी। अभी रुको, अभी आपके 2.5 साल की सरकार में आप कह रहे थे आपके नेताओं पर नहीं चल रहा है। 2.5 साल की सरकार आप थी, आपने क्यों नहीं हमारे नेताओं पर केस चलाया? अगर हमारे नेता दागी थे आपको उनकी जांच कराना चाहिए था, क्यों नहीं कराई? ये तो आपका फेल्यूर है। अगर आपको लग रहा है हमारे नेता गलत है, सरकार आपकी 2.5 साल थी, आपको कराना चाहिए था। आज आप हट गए तो आपको सारी बुराइयां नजर आने लगी। आज सत्ता नहीं हाथ में बची है। आज आपको आपके जब मंत्री नेता जब जेल में जा रहे हैं, जिस रावत की बात कर रहे हैं वो रावत कितना बड़ा घमंडी है। अगर शिवसेना का आज कोई पतन करने वाला है तो सिर्फ संजय राउत है। संजय राउत की वजह से शिवसेना का पतन हुआ है। जिस तरह से वो घमंड भरी बातें करता था। 620 वो लोग हैं जिनके पास रहने को मकान नहीं था, उनके मकानों को हड़प कर लिया। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है।
जो प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर हड़प कर गए और बोले हम बड़े ईमानदार हैं, तभी तो आज जेल में है। ईमानदार लोग कभी जेल में नहीं जाते, जेल में वही जाते हैं जो आम जनता का पैसा हड़पते हैं। मगर आज आप मुस्कान जी एक चीज को मानना पड़ेगा, पूरा देश भी मान रहा है कि आज भारत सरकार में एक ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री बैठा है कि किसी भी चोर को, किसी भी बेईमान को बख्शेगा नहीं। अगर आपने सरकार का, आम जनता का पैसा खाया है तो आपके हलक में हाथ डाल के निकाल दिया जाएगा। आज ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री देश में बैठा हुआ है जो आज पूरा देश गर्व कर रहा है। तो जितने चोर है आज देखो, सारे चोर एकजुट हो रहे, एक दूसरे की मुकाबलत कर रहे हैं, क्योंकि चोर चोर पहुंचाते भाई हो रहे हैं आज सब। ठीक है कैप्टन साहब। संजना जी आपकी इन बातों से बिल्कुल संतुष्ट लग नहीं रही हैं, लेकिन संजना जी इस बात को रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, यहाँ से जो कैप्टन साहब ने बात कही उससे डिबेट घूमने वाली है, तो रिक्वेस्ट है आपसे महाराष्ट्र पर रहिएगा। बोल सकती हूँ अभी? जी जी। ये जिस तरह से ये अभी बात कर रहे हैं ना, मैं फिर से उनको वही मुद्दे पे लेके जाऊंगी। मैं महाराष्ट्र के बारे में ही बात कर रही हूँ बार बार कि महाराष्ट्र में जिन जिन नेताओं पे इनके और ईडी के प्रतिनिधि किरीट सोमैया रहे, मोहित कंबोज जी रहे, ये जो आरोप करते हैं ना, वो ये जो चीज बताते हैं 2 दिन पहले इनके ऊपर, इनको अटक होने वाली है, इनके ऊपर धाड़ गिरने वाली है, ये हमारे लिए तो ईडी के प्रवक्ता बन गए हैं। और ईडी जो सबसे बड़ी एनफोर्समेंट एजेंसी है केंद्र की, जिसको एक अच्छे इसके लिए देखा जाता था, वो सिर्फ वही काम कर रही है जो केंद्र सरकार का कह रहा है, उनके दबाव में आके काम हो रहे हैं। इसके लिए आरोपी आपको मिल रहे हैं। अरे आप कुत्ते को डटोलोगे या गधे को बोलोगे कुत्ता है बोलो, और कुत्ते को बोलोगे गधा है बोलो। मतलब आज जिस तरह से लोगों को जेल में लिया जा रहा है, अभी हमारे संजय राउत जी है, इनके ऊपर कोई आरोप सिर्फ नहीं हुए हैं, आप लोगों ने इंक्वायरी के लिए इनको अंदर डाला है। और ईडी ने कितने टाइम के लिए इंक्वायरी करना चाहिए, उसका कोई लिमिटेशन है कि नहीं? इसका ये बढ़ाते जा रहे हैं आप, और उसके वजह से आप दहशत फैला रहे हैं। और दहशत किसमें फैला रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। महाराष्ट्र में और नेता है, उनको कोशिश कर रहे हैं दबाने की, देखो इनकी क्या हालत होगी, अभी आपकी ये होगी। आपके सिसोदिया को दिल्ली में बताया जा रहा है, उप मुख्यमंत्री जी को, आपकी भी यही हालत होगी अगर आप हमारे साथ नहीं आओगे, पार्टी तोड़ के। पश्चिम बंगाल में ये कोशिश की गई वहाँ के लोगों को कि मेरे साथ आ जाइए, हमारे साथ, उन लोगों को भी इस तरह से दबाव में लाने की कोशिश की गई है। तो जहाँ जहाँ पे भाजपा का जो शासित प्रदेश है वो छोड़ के हर जगह पे ईडी और इन्फोर्समेंट एजेंसियों का, सीबीआई का उपयोग करके इस तरह से उनको दबाव तंत्र करके हमारे साथ आ जाओ, और हमारे साथ आ जाओगे तो वॉशिंग पाउडर भाजपा में वो आपकी धुलाई इस तरह से होगी कि आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। अदरवाइज ये सभी एजेंसियां, अभी मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रही हूँ कि संजय राउत जी का पत्राचार से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये हम पूरी शिवसेना अच्छी तरह से जानते हैं, और ये 100% सिद्ध भी होगा। आप कितने भी आरोप लगाइए, सुशांत सिंह राजपूत जी केस में आपने आदित्य साहब को बदनाम करने की कोशिश की, हाथ में कुछ भी नहीं आया क्योंकि वो गलत था, गलत सामने आया। और इस तरह से आप इस तरह से मैं भी यही कह रहा हूँ कि गलत है। आप मुझे बताइए ना, राहुल शेवाले के ऊपर आज वो औरत खुद चिल्ला के बोल रही है कि मेरी फैमिली, मेरा जीवन पूरे संकट में है, उसको कहीं यूपी में जाके किधर जाके छुपना पड़ रहा है। मुझे बताइए क्या कर रहे हैं? उनको आप अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं, सिंडिकेट का जो आपके सहकारी है उनका प्रतिनिधि बना रहे हैं लोकसभा में। कहाँ का है ये, कहाँ का राजनीति है ये? भावना गली जी 100 करोड़ का आरोप वहाँ पे, संजय राठौर जी जिन्होंने आत्महत्या करवाई एक लड़की को वहां तक पहुंचाया, जिसके ऊपर आपकी प्रवक्ता चित्रावाग बात कर रही थी, उनकी खून की जिम्मेदारी संजय राठौर जी के ऊपर है। आज आपके बाजू में बैठ गए तो क्या गजब हो गया वहाँ पे। आपने तो देश के पूंजीपतियों के घर पे बम ब्लास्ट करवाने की साजिश रची दी थी। आपका पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ जिलेटिन की छड़े रख के आया था, ये किसकी प्लानिंग थी? अगर उसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं थी तो छड़े कैसे रखी गई? एक पुलिस इंस्पेक्टर की क्या औकात है कि वो किसी पूंजीपति के, किसी उद्योगपति के यहाँ जिलेटिन की छड़े रख के आए? ये सरकार इसमें इन्वॉल्व थी, सरकार चाहती थी। ईमानदार बैठी थी, आपने बहुत बड़ी रचना रची थी, जिस तरह से आपने वहाँ पर रिलायंस ग्रुप के घर पे जिलेटिन की छड़ें रखवाई थी, जिलेटिन की
जो छड़े रखवाई थी बहुत बड़ी उनकी सोच थी, उनको हर तरह से नीचे दिखाना और उनसे अरबों खरबों वसूल करना। मगर आप एक इंस्पेक्टर की हिम्मत वो जिले तक की छड़े रख सके, जब तक सरकार का हाथ ना हो। तो आपके काले कारनामे धीरे धीरे सब बाहर आ गए, तो एक एक करके जेल जा रहे हैं, बचे वो कोई नहीं, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार बैठा है। ठीक है कैप्टन साहब। आशुतोष शर्मा जी, दोनों प्रवक्ताओं की बातें आपने सुनी। यहाँ पर फिर से आरोपों का जवाब आरोपों से दिया जा रहा है। मैं आ रही हूँ संजना जी, आ रही हूँ संजना जी। ठीक है, राखी बनवा के ले रहे हैं हमारे चौकीदार। ठीक है, क्या महाराष्ट्र की जनता देखेगी आपकी तरफ? इस तरह के चौकीदार है आप। आज महाराष्ट्र की जनता जिस तरह से महंगाई में पीस रही है, आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र में ये सरकार आने के बाद 5 रुपए पेट्रोल डीजल का भाव कम किया, उसी दिन 50 रुपए गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया। महंगाई आसमान छू रही है, 5 रुपए सीएनजी पे। ठीक है कैप्टन साहब, आ रही हूँ कैप्टन साहब। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, जनता का समय इस तरीके से व्यर्थ होता है। ठीक है संजना जी, एक बार फिर से लौटूंगे मैं आपके पास। कैप्टन साहब आ रही हूँ। आशुतोष शर्मा जी, इस समय ये जो दोनों आरोप आपने सुने हैं, सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं इनका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। काफी गंभीर आरोप लगाए हैं संजना जी ने। आशुतोष शर्मा जी, कैप्टन साहब आ रही हूं मैं। कैप्टन साहब, क्योंकि आपको आशीर्वाद सोनिया जी का लेना पड़ता ठीक है, बेकर सोनिया जी के आशीर्वाद के आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप वहाँ चिंता भी हिला ले। ठीक है संजना गाड़ी जी, संजना जी, कैप्टन साहब मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास। सब कुछ करवा ठीक है कैप्टन साहब, रिक्वेस्ट है आप दोनों के पास आ रही हूँ मैं एक बार। आशुतोष शर्मा जी जी, देखिए दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती आ रही है। मैं सुन रहा हूँ दोनों को, कहीं ना कहीं नेताओं में बहुत ज्यादा अपने को, जैसे संजय राउत का नाम लिया, कि दूसरे नवाब मलिक के बारे में बताया गया इन लोगों बहुत हठ धर्मिता आ गई थी, बहुत जिद्दी बना आ गया था, और जैसा वो लोग आपस में मिलजुल कर एक इनने टेंडम काम नहीं कर रहे थे। उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजता जा रहा था। कुछ शीर्ष नेता जो निचले स्तर से ऊपर आना चाह रहे थे उनको मौका नहीं मिल रहा था, और असंतुष्ट होकर के उद्धव ठाकरे के व्यवहार से और जो अन्य नेता उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। चिट्ठी भी लिखी गई उनको, उद्धव ठाकरे को बताया गया समय समय पर, उनको खबर भी दी गई कि भी आप जिस तरह से चल रहे हैं ये ठीक नहीं है, और लोग बहुत से लोग आपसे संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसकी ओर उद्धव ठाकरे ध्यान नहीं दे पाए, उन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये सदस्य एकनाथ शिंदे अलग हुए। एकनाथ शिंदे के अलग होने के साथ साथ जो उनके समर्थक में आए, धीरे धीरे करके वो लोग दूसरे शिंदे के पक्ष में जाते रहे और नई सरकार बनाने में सफल रहे अपने। अब ये अपनी अपनी सफाइयां गिनवा रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ कमी तो रही होगी, इसका इंट्रोस्पेक्टिव इनको चिंतन मनन करना चाहिए। हम कहाँ किसके क्षेत्र में फेल रहे, क्या कार्य। एक मिनट बात संजना जी आ रही हूँ, अपनी बात भी कह लीजिए। पर उन्होंने मत मांगे हैं, जिस नेताओं के नाम पे उन्होंने मत मांगे हैं, आज जिस तरह से ये लोग पीछे हटे दूसरी पार्टी में गए हैं, एक याचिका और एक दाखिल हो चुकी है कि मतदार क्या करे। मतदार जिन्होंने मतदान किया है उनको शिवसेना की वजह से बिल्कुल के साथ ही है। ठीक है कैप्टन साहब, आशुतोष शर्मा जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं आऊंगी आप दोनों के पास एक बार फिर से। ताकतों के साथ नहीं गए आपकी तरह, इस तरह से आप बैठे देश विरोधी ताकतों के साथ, जिनका एजेंडा हिंदू तो है ही नहीं, जिनका देश विरोधी ताकत एजेंडा है, आप उनके साथ गए थे। कैप्टन साहब संजना जी, मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास एक बार फिर से, फौरन लौट रही हूँ। ठीक है संजना जी, एक बार आशुतोष शर्मा जी की बात पूरी होने दीजिए। संजना जी, आशुतोष शर्मा जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। संजना जी ठीक है, बात पूरी होने दीजिए आशुतोष शर्मा जी की, आ रही हूँ मैं आपके पास। शर्मा साहब, ये सवाल तो वाजिब सा है ना संजना जी का कि आखिर मतदाता करेंगे क्या, और ये या इन दोनों पार्टियों के लिए लागू होता है। जब दोनों को समर्थन मिला, दोनों को मैंडेट मिला, तो क्यों इस तरीके से अलग हुई पार्टियां। मैं आ रही हूँ संजना जी आपके पास, पहले आशुतोष शर्मा जी से जवाब। ठीक है, आ रही हूँ संजना जी, आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, 80 घंटे की सरकार बनाई कैसे। ठीक है आशुतोष शर्मा जी। देखिए मतदाता के पास कोई विकल्प नहीं होता। जब सदस्य कोई चुनाव लड़ता है, कुछ मतदाता पार्टी को वोट दे रहे हैं, कुछ मतदाता वोट दे रहे हैं कैंडिडेट को।
यहाँ पे मतदाता जो है बड़ा दिग्भ्रमित हो जाता है। चुनाव के समय में विभिन्न पार्टी मतदाताओं के द्वार पे जाकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, और विभिन्न किस्म के वादे मुआहदे किए जाते हैं। और वही सदस्य जब सदन में चुन करके आते हैं, वो मतदाता के पास दोबारा जाके शक्ल भी नहीं दिखाते, कितने कार्य पूरे करते हैं, कितने कार्य पूरे नहीं करते, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। ये भारत की राजनीति में पिछले 60, 65, 70 साल से होता चला आ रहा है। मतदाता की स्थिति बड़ी विकट है, किसको वोट दे किसको ना दे, इधर कुआ इधर खाई। ठीक है, सदस्य वही होते हैं, एक दिन वो आज इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरे दिन वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये भारत की राजनीति के लिए कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो मतदाता के बारे में आप संजना जी आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। स्प्लिट का कायदा बनाया गया है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, आप ही के पास आऊंगी, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, बस एक बार। शर्मा साहब, ये कहें कि मतदाता ने वोट शिवसेना को दिया, वो भी ठीक नहीं है। मतदाता वोट पार्टी को भी देता है, कभी पार्टी के साथ साथ उम्मीद वोट देता है। अगर वो उम्मीदवार पार्टी में रह के किसी तरह से असंतुष्ट है पार्टी की कार्रवाई से, तो वो अपने पार्टी बदल रहा है। इसमें क्या आपको नई बात लग रही है? और ये कोई नई बात तो है नहीं कि पहली दफा हो रहा है इस तरह का। पहली दफा हो रहा है इस तरह का, देश की राजनीति में ऐसा होता है। पार्लियामेंट में भी लोग अपना दल बदल करके आए और विधानसभा में भी आते रहे। भारतीय राजनीति के लिए कोई नई बात नहीं करें। कहीं ना कहीं आप इसको नई बात नहीं है आशुतोष शर्मा जी, नई बात नहीं है, लेकिन ये सही भी तो नहीं है ना। नई बात नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये सही भी तो नहीं है। इस तरीके से अगर पार्टियां अपने ही महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए तरह तरह की पार्टियों से गठबंधन करते रहेंगी और जो जनता का मैंडेट है उसका अपमान होता रहेगा, तो ये जनता का अपमान है सीधे सीधे। मैं आ रही हूँ कैप्टन साहब, आ रही हूँ संजना जी। जनता का सरासर अपमान कर रहे हैं। इस तरह से कर करके पार्टी के साथ रह करके पार्टी में को अपना विरोध दिखाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि अलग निकल के आप ज्यादा विरोध दिखा रहे हैं, पार्टी में रह के भी रिसेंटमेंट करते हैं। बिल्कुल। अगर आपको लालच नहीं है, आप निस्वार्थ सेवा करने के लिए आए, तो आप पार्टी में भी रह के विरोध कर सकते हैं। लेकिन आज हु नोज जनता का किसको ख्याल है आज बताइए? ठीक है, चंद ही लोग भारतीय राजनीति में जो जनता के बारे में सोचते हैं, बाकी तो सब अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। ठीक है शर्मा, नई बात। ठीक है शर्मा जी। संजना जी, मैं तो आपने मुझे आशुतोष शर्मा जी की जो पहचान है वो अभी एक कायदे तज्ञ करके दिखाई थी, शायद सही बोल रही हूँ मैं? राजनीतिक विश्लेषक करके बताई थी। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बहुत ही गंभीर प्रश्न जो आशुतोष जी के लिए है, जो कैप्टन जी के लिए है, जो आप जैसे सभी मीडिया कर्मियों के लिए है और पूरे भारत के जनता के लिए है। जिस तरह से आज शिवसेना के साथ हुआ है, देखिए कोई सदस्य निकल जाना, कोई गुट बना के निकल जाना, ये बहुत बार हुआ है शिवसेना के साथ, 2-3 बार हो चुका है। लेकिन शिवसेना पार्टी जो के त्यों खड़ी है। लेकिन अभी जिस तरह से एक कांड हो रहा है शिवसेना के साथ, जिसमें कहीं पे केंद्र में रही भारतीय जनता पार्टी उसको जिम्मेदार है कि पार्टी में ही इस तरह से मुद्दा कर दिया है कि जो लोग गए 2/3 से ज्यादा, वो कह रहे हैं कि हम शिवसेना है। अगर इस चीज को राज्य घटना के सही मुद्दों के साथ, संविधान के मुद्दों के साथ टटोल के हमारे घटनापीठ ने अगर सही निर्णय देने में कहीं देर लगाई या उसको निर्णय कुछ अलग आया, तो क्या ये कायदा बनेगा? और ये कायदा जो आगे कम से कम 40-50 साल चलने वाला है, तो कोई जरूरत ही नहीं कोई इलेक्शन की, कहीं से जाके चुन के आओ, फिर आके गुट बनाओ, फिर पार्टी बना। अरे हर पार्टी, हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई है कहीं कुछ महीनों पहले, अगर वो पार्टी में, वो कार्यकारिणी में अगर एकनाथ शिंदे जी खड़े रहते और बताते कि मेरे ये विचार है, मैं इन विचारों के साथ पार्टी को लेके जाना चाहता हूँ, तब लोग बताते थे क्या करना है हमें, ना कि ऐसा मत लेके। और ये मत यानी शिवसेना नहीं है। ठीक है संजना जी, अब आपका सवाल का जवाब मैंने भारतीय संविधान पे, न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास रख के मैं ये कह रही हूँ कि ये न्याय जरूर होगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के घटनापीठ के तहत ये न्याय जरूर होगा और इसके ऊपर ही। ठीक है, इसीलिए संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट खुद इस मसले पर अब संज्ञान ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ही अब अगले 8 सवालों में, 2 दिनों के भीतर 8 सवालों में उन्होंने साफ करने की कोशिश की है और वो न्याय सुप्रीम कोर्ट करेगा भी, ये सभी की अपेक्षा है कैप्टन साहब। लेकिन जो संजना जी ने सवाल किया वो तो ठीक है,
हालांकि संजना जी, ये सवाल मेरा भी आपसे रहेगा कि आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ही पार्टी से, बीजेपी से अलग हुए थे आप, वरना बहुत लंबे समय से चल रही थी पार्टी। जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कैप्टन साहब का जवाब, मैं आ रही हूँ आपके पास। कैप्टन साहब। मुस्कान जी, मैं तो संजना जी से ये कहना चाहूंगा, थोड़ा संविधान पढ़ें और जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसको भी थोड़ा ठीक से पढ़ें कि पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, पार्टी पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं की होती है। पार्टी एक समूह होता है, तो जहां सब लोग जाएंगे पार्टी वही रहेगी। इसी तरह की घटना में और याद दिलाऊं, आप शिवसेना की घटना पढ़िए। सुन लीजिए संजना जी, सुन लीजिए, आपने सवाल किया है, उसका जवाब ले लीजिए एक बार। संजना जी, सवाल किया है आपने, जवाब ले लीजिए एक बार, ठीक है। एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है शिवसेना। हमारी पार्टी की घटना पढ़िए, फिर बात कीजिए। ऐसे कोई रास्ते पे खड़े रह के पार्टी नहीं बनाता। ठीक है संजना जी, आपने सवाल किया है, अब उसका जवाब ले लीजिए एक बार उसका जवाब ले लीजिए। ठीक है कैप्टन। तो अब मैं उसका एक घटना और आपको बताना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी में वहां भी इसी तरह का विघटन हुआ था, चाचा भतीजे में जो है ना आपस में विवाद हुआ था, और सिंबल को लेके लास्ट में दोनों जने कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद वहां कोर्ट डिसीजन देने वाला था कि सिंबल किसी को नहीं दिया जाएगा, कि दोनों ही हकदार नहीं है। तो लास्ट में मुलायम सिंह ने अपने भाई को जो है ना बोला कि आप शांत बैठ जाइए, और वो भाई की बात मान के बैठ गए, इसलिए उनका सिंबल बचा। नहीं चुनाव आयोग उनसे सिंबल ही ले लेता, जाइए आप अपनी दोनों पार्टी अलग करिए, अलग अलग सिंबल रखिए। तो सिंबल किसी एक का नहीं होता, सिंबल दिया हुआ चुनाव आयोग को होता है। अगर चुनाव आयोग को विवादित लगेगा तो वो अपना सिंबल वापस ले सकता है, उसे अधिकार है, और किसको देना चाहेगा वो भी उसका अधिकार है कि किसको जो ठीक समझेगा चुनाव आयोग उसको दे सकता है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे उसको अपनी मलकियत ना समझे कि चुनाव का ना सिंबल हमारा है, शिवसेना हमारी है। अगर शिवसेना उनकी है तो अकेले वो करके दिखा देना। आज सारे विधायक छोड़ के क्यों चले गए, क्यों गए? कुछ तो कमी नहीं होगी। नहीं, आपके साथ इतने पुराने विधायक और आज आपको छोड़ के चले गए क्योंकि आपने इतने कहर डाले एमएलए के और एमपी के ऊपर कि उन्हें जाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आप यही तो कर रहे हैं, आप इस नई लोकशाही। ठीक है संजना जी, बीच बीच में मत बोलिए, डिबेट का भी समय खराब होता है, जनता का भी समय खराब होता है। संजना जी, आपने मानने से पहले आप हार मान चुकी है मैडम, आप तो हार अभी से मान चुकी है। आप अपनी अभी से पकड़ना शुरू कर दिया आपने। आप कोई चिंता मत कीजिए हमारी, आप कोई चिंता मत कीजिए हमारी। साथी में चिंता रहती है कि आप बौखलाए ना, अच्छे से रहे। ठीक है संजना जी, ठीक है। कैप्टन साहब अपनी बात जल्दी से पूरी करिएगा, समय समाप्त होता जा रहा है। ठीक है संजना जी है, वैसे आप सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता मत बनिए। ठीक है संजना जी, प्रवक्ता किसी के नहीं, हम अपनी पार्टी के हैं, हम किसी का नहीं बन रहे। मगर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग ये स्वतंत्र है, इनके ऊपर किसी का कुछ नहीं है। मालूम है संजना जी मात्र 2 मिनट बचे हैं। संजना जी मात्र 2 मिनट बचे हैं, आखिरी कमेंट उनका जल्दी से हो जाने दीजिए। ठीक है संजना जी, संजना जी रिक्वेस्ट है आपसे, मात्र 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। कैप्टन साहब का कमेंट जल्दी से पूरा होने दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ। कैप्टन साहब जल्दी से बात अपनी खत्म करिएगा। जी आपने देखा होगा कि मैं इनके बीच में एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैडम बराबर हमारे बीच में बोल रही है। ठीक है चलिए, समय समाप्त हो रहा है। गलतियां क्या रही है अगर आप, हाँ तो मुस्कान जी मैं यही कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका ये स्वतंत्र है, इनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, ना इनको कोई दबा सकता है। तो जो इनको अच्छा लगेगा, जो न्याय संगत होगा, वो यही डिसीजन लेगी। और इनका डिसीजन बिल्कुल सामने आप जनता को दिखा रहा है, हमें भी दिखाई दे रहा है कि शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे के हक में जाएगा, क्योंकि सारे विधायक उनके साथ आ चुके हैं। ठीक है, और उद्धव के पास कुछ है नहीं, नगर पालिका, नगर निगम इनको छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। आशुतोष शर्मा जी से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। ठीक है कैप्टन साहब, आशुतोष शर्मा जी।
कैप्टन साहब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि सिंबल शिंदे के साथ जाएगा, ये कहना अभी ठीक नहीं है। न्यायपालिका का निर्णय आने दीजिए, हम उस सब का स्वागत करेंगे। और जैसे संजना जी अभी बात कर रही थी कि बीजेपी सरकार उन पर दबाव बना रही है, इससे तो आप भारतीय जांच पड़ताल एजेंसियों के ऊपर उंगली उठा रही है, जो कि ठीक नहीं है। भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सत्ता है और यहाँ पे जांच एजेंसी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। अभी कैप्टन साहब ने कहा कि 2.5 साल बीजेपी। ठीक है शर्मा साहब, समय समाप्त हो चला है। ठीक है, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि महत्वाकांक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसने इतने लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया और अब एक पार्टी से उसका सिंबल तक छीनने की बात कवायद जो है वो लगातार जारी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मसले को अपने हाथ में ले लिया है। 25 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा। 8 सवालों से सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। अब इसमें क्या फैसला होगा और सिंबल किसके पास रहेगा, ये देखना सबसे अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।